गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। पहले वाला देखिए हम। तो पहला जो स्ट्रेंजर मैंने पढ़ाया था, मैं एक बार उसको रिवाइज कर देती हूँ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कि एक छोटा बच्चा है जिसके नए नए छोटे छोटे दांत आए हुए हैं और उनको देखकर कवि कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये जो नए नए दांतों वाली मुस्कान है वह मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। अर्थात जो हताश है, निराश है, वह व्यक्ति भी तुम्हारी मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो जाता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अर्थात कवि कह रहा है कि बच्चे का जो धूल से सना हुआ शरीर है वह बड़ा ही सुंदर लग रहा है और उसको देखकर कवि का मन है वह कमल के फूल के समान प्रसन्नचित्त खिल गया है। आगे है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कि तुम्हारे छूने मात्र से बांस और बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। अर्थात जो भाव शून्य है और निष्ठुर हृदय वाला व्यक्ति है वह भी तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखकर, तुम्हारी मनमोहक मुस्कान को देखकर कैसा हो जाता है, सरस भावों से युक्त और कोमल हृदय वाला बन जाता है। यह तो जो पहले वाला पद मैंने आपको पढ़ाया था, काव्यांश जो पढ़ाया था उसका अर्थ था। अब आज हम काव्यांश पढ़ेंगे उससे आगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे ऐ निमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ हो सके न परिचित पहली बार। तो यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविवान। कि मैंने पहले बताया था, हमने उसमें पढ़ा था कि इनको यात्री के नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म धारण करने के लिए ये श्रीलंका चले गए थे। ये मतलब एक जगह रहकर कभी भी एक जगह नहीं रहे, इसलिए उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद जब बच्चे से इनकी मुलाकात होती है तो बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, पीछे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। तो कवि कह रहा है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। देखते ही रहोगे ऐ निमेष, क्या तुम मुझे टकटकी लगाकर देखते रहोगे। कि जब बच्चे के लिए कोई सामने वाला अनजान व्यक्ति को बच्चा देखता है तो वह लगातार उसे पहचानने कारण, पहले पहचानने होने के कारण उसे क्या करता रहता है, अजनबी की तरह देखता रहता है। तो वही बात कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो क्या, और क्या तुम मुझे लगातार टकटकी लगाकर, एनिमेस का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना, बिना पलक झपकाए हो, थक गए हो। तो कवि कह रहे हैं कि क्या तुम थक गए हो, लगातार मुझे देखते देखते क्या तुम थक गए हो। आँख लूँ मैं फिर, इसलिए मैं मैं अपनी दृष्टि तुम्हारी तरफ से हटा लेता हूँ। आँख लूँ मैं फिर, लगातार तुम मुझे देखते देखते शायद थक गए होंगे, इसलिए मैं अपनी आँखें, अपनी जो नज़र है तुम्हारे ऊपर से हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कह रहे हैं कि कोई बात नहीं यदि हम पहली बार में हमारा परिचय नहीं हो सका, क्योंकि लंबे समय से प्रवास में रहने के कारण कवि का और बच्चे का संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कवि कह रहे हैं कि तुम्हें और मुझे मिलाने का माध्यम कौन है, माँ। यदि तुम्हारी माँ हम दोनों को मिलाने का काम नहीं करती तो ना तो मुझे संतान सुख की प्राप्ति होती और हमारे पिता और पुत्र के संबंध नहीं बन पाते।
तो उसी को कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। मैं न तो तुम्हें देख पाता और न तुम्हें जान पाता, और न ही तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो पाता। कि कौन है माँ में मिलाने का माध्यम, कौन है? माँ है। हम दोनों में, पिता और पुत्र में संबंध जो बने हैं वो किसके कारण बने हैं? माँ के कारण बने हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ हम दोनों को मिलाने का माध्यम नहीं होती तो हम न तो मैं तुम्हें देख पाता और न तुम्हें जान पाता और न ही तुम्हारे और मेरे संबंध बन पाते। यह दंतुरित मुस्कान, यह सुंदर मनमोहक मुस्कान देखने का और पिता पुत्र का संबंध बनाने का माध्यम कौन है? माँ है। आगे देखो, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। धन्य तुम भी धन्य हो और माँ भी तुम्हारी क्या है? धन्य है। माँ धन्य तुम कि तुम्हें माँ का प्यार मिला है, और माँ तुम्हारी धन्य कैसे है? जिसने अपनी संतान के प्रकार लालन पालन किया है, संतान सुख की प्राप्ति की है, और तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हो, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा है? धन्य कहा है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर का मतलब लंबे, प्रवासी मतलब लंबे समय से दूसरे स्थान पर रहने वाला क्या कहलाता है? प्रवासी कहलाता है। मैं इतर, इतर का अर्थ भी क्या होता है? अन्य, दूसरा। मैं इतर मैं अन्य, कि लंबे समय से प्रवास में रहने के कारण मैं तुम्हारे लिए दूसरा ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। तुम धन्य कैसे हो? कि तुम्हें अपनी माँ की का लाड प्यार है, स्नेह है, वह प्राप्त हुआ है, और माँ को संतान सुख की प्राप्ति हुई है। उसके बाद चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, लंबे समय से प्रवास में रहने के कारण, लंबे समय से विदेश में रहने के कारण, लंबे समय से दूसरी जगह रहने के कारण मैं तुम्हारे लिए अनजान ही बना हुआ हूँ। आगे देखो, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी तुम्हारा और मेरा कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं बन पाया। लंबे समय से दूर रहने के कारण मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? अतिथि के समान हूँ, मेहमान के समान हूँ, और तुम्हारा और मेरा कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाया, कोई संपर्क नहीं हो पाया। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर। तुम्हारी आत्मीयता के कारण तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा लालन पालन किया है और मधु पर्क का पान कराया है। माँ की उंगलियों ने ही तुम्हें मधु पर्क चटाया है, जिसके कारण तुम्हारा और माँ का स्नेह है वह प्रगाढ़ हो गया है। देखो, मधु पर्क में आता है दूध, दही, शहद, घी, जल, ये सारे किस में आते हैं? मधु पर्क में आते हैं। जिस उंगलियों ने बच्चे को, माँ ने अपनी उंगलियों से बच्चे को मधु पर्क का पान कराया है, और इसी कारण बच्चे में और माँ में आत्मीयता है वह बहुत प्रगाढ़ हो गई है। आगे देखिए, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें जार, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। देखते तुम इधर कनखी मार, जब तुम मुझे कनखियों से यानी बगलों से, क्योंकि धीरे धीरे जब कवि सामने है तो बच्चे को क्या हो रहा है? बार बार उस अपरिचित व्यक्ति को देखने के लिए वह क्या होता है? उत्साहित होता है, और वह बार बार उसे कनखियों से देख रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि देखते तुम इधर कनखी मार, जब तुम मुझे कनखियों से निहारते हो, देखते हो, और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिल जाती हैं तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और जब तुम मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हो तो वो मुस्कुराहट मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है। तब यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब मुझे देखकर तुम हंस देते हो तो वह जो हंसी है वह मुझे बड़ी ही शोभायमान लगती है, बड़ी ही सुंदर लगती है। एक बार दोबारा देख लो। देख तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे ऐ निमेष,
थक गया हूँ आँख लूँ मैं फिर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तो ये इस ऊपर वाले पैराग्राफ में तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते हुए रहोगे एनिमेश। तो एक तो ये शब्दार्थ है एनिमेश, एनिमेश का मतलब एक टक बिना पलक झपकाए। थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित। परिचित का मतलब तहे जान पहचान। पहली बार यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती, माध्यम का मतलब बीच का मार्ग साधन। मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। चिर धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं इन्हें। चिर का मतलब क्या होता है लंबे समय। प्रवासी मतलब विदेश में रहने वाला। मैं इतर का अर्थ होता है अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर। मधुपर का मधुपर का मतलब होता है शहद, घी, दूध, दही और जल। कनखी मतलब बगले, कनखी बगले। आंखें चार होना, प्रेम होना, नजरों का मिलना। तब तुम्हारी छवि मतलब मान शोभायमान। देखिए दोबारा, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कभी बच्चे को कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। देखते ही होगे एनिमेस, पहचान न पाने के कारण, अजनबी होने के कारण क्या तुम मुझे लगातार देखते ही रहोगे। थक गए हो, क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो, इसलिए मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी आंखें या दृष्टि है मैं दूसरी तरफ घुमा लूं। तो कि तुम मुझे लगातार देखते देखते थक गए हो, इसलिए मैं अपनी दृष्टि दूसरी ओर लगा लेता हूँ। पर क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। कवि कह रहा है कि लंबे समय से प्रवास में रहने के कारण, दूर रहने के कारण तुम्हारा और मेरा संबंध स्थापित नहीं हो पाए, तो हम एक दूसरे को न पहचान पाए। तो क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, कि लंबे समय से दूर रहने के कारण तुम्हारा और मेरा परिचय नहीं हो पाया। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान। कि यदि तुम्हारी माँ हम दोनों को मिलाने का साधन नहीं होती, तो न तो मैं तुम्हें जान पाता और न मैं तुम्हें देख पाता, और न ही ये छोटे छोटे दांतों वाली मनमोहक मुस्कान है, इसको देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो पाता, और न ही पिता और पुत्र के संबंध स्थापित हो पाते। तो इन सभी कारणों को मिलाने का जो काम है वो किसने किया है, माँ ने किया है। आगे कवि कह रहा है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि बच्चे को भी धन्य बता रहा है और माँ को भी धन्य बता रहा है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं लंबे समय से प्रवास में रहने के कारण मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, दूसरा ही हूँ, अन्य ही हूँ। वह कवि किसको संबोधित कर रहा है, शिशु को संबोधित करते हुए कह रहा है सारी बातें, किसी दूसरे व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहा है। किसको संबोधित कर रहा है, शिशु को। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर।
कि इस अतिथि से ये जो मेहमान है इस अतिथि किसके लिए आया है, कवि के स्वयं के लिए आया है कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि लंबे समय से प्रवास में रहने के कारण, लंबे समय से विदेश में रहने के कारण तुम्हारा और मेरा संबंध स्थापित नहीं हो पाया, तुम्हारा और मेरा संपर्क, मेरा जान पहचान मेल जोल नहीं हो पाया। माँ उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर। माँ से आत्मीयता होने का कारण क्या है कि माँ ने ही तुम्हें मधुपर का पान कराया है, तुम्हारा लालन पालन कराया है, इसलिए माँ से ही तुम्हारी आत्मीयता अधिक है। देखते तुम कनखी मार और होती जब आंखें चार, तुम मुझे जब बगलों से देखते हैं और देखते हो और देखते देखते जब तुम्हारी और मेरी आंखें आपस में मिल जाती हैं, नज़रें आपस में मिल जाती हैं और तब मुझे देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, वह मुस्कुराहट मुझे बड़ी ही शोभायमान लगती है, बड़ी ही आकर्षक लगती है, बड़ी ही मधुर लगती है। तो ये पूरा क्या था, काव्यांश का की व्याख्या थी। बस आपको इस व्याख्या को लिखना है। ये आपका प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्या है प्रश्न, ये आज आपका होमवर्क है। ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ लिखने। प्रश्न नंबर 2 शब्दार्थ लिखो। कंप्लीट। अब ये आपकी जो एक कविता है ये पूरी हो गई है। इस पर आधारित प्रश्न मैं आपको दूंगी, एक छोटी कविता और है फसल, उसके आधार पर। ठीक है, थैंक यू। आगे